नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल NS नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, 68वीं BPSC मुख्य परीक्षा को देखते हुए काफ़ी जल्द ये होने वाली है। इसको देखते हुए NS नॉलेज पॉइंट की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और वो इनिशिएटिव है करंट अफेयर्स का सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपको जनवरी 2021 से लेकर अभी तक के लगभग 1.5 साल से भी अधिक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और परीक्षा में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल हैं वो काफ़ी ईजिली आप क्रैक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं सुन युक युयोल। ये दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सिंधु जल संधि, इंदस वाटर ट्रीटी, जो इंदस वाटर ट्रीटी है ये 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी और इस ट्रीटी में, इस संधि में एक आयोग का गठन किया गया जिसे सिंधु आयोग कहा गया और इसकी जो बैठक है यह 2022 में इस्लामाबाद में हुई है। इसे ध्यान में रखेंगे, इस्लामाबाद में हुई है। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं। दोस्तों, हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे ताकि आपको लिंकेज करने में आसानी हो और उससे रिलेटेड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है, अन्य जो न्यूज़ हैं वो भी एक ही न्यूज़ में कवर हो जाए। तो सिंधु आयोग जो मुख्य खबर थी वो थी सिंधु आयोग की बैठक इस्लामाबाद में हुई है। लेकिन सिंधु आयोग के बारे में हम लोगों ने जाना कि 1960 में ये हस्ताक्षरित हुई थी ये संधि, और ये संधि जो है सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ये संधि हुई, इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो इंदस की जो ट्रिब्यूटरी है, यानी सिंधु की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज, ये भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में रहेंगे, भारतीय प्रशासनिक कंट्रोल में रहेंगे। और फिर इंदस, झेलम, चेनाब, यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, ये नदी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगी। तो इतनी बातों को आप लोगों ने जाना, इंदस वाटर ट्रीटी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की। सिप्री का हेडक्वार्टर स्वीडन में है और इसने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के प्रमुख आयातक के रूप में भारत का स्थान जो है पहला हो गया, फर्स्ट। उसके बाद से दूसरे स्थान पे सऊदी अरेबिया और तीसरे स्थान पे इजिप्ट। वहीं अगर हथियारों के प्रमुख निर्यातक की बात करें तो निर्यातक में अमेरिका सबसे पहले स्थान पे है, फिर रशिया आता है और फिर फ्रांस आता है। तो सबसे पहला आयातक कौन हुआ? भारत हुआ। फिर देखेंगे सर्वाधिक, इसने जो रिपोर्ट जारी की ये सिप्री का ही रिपोर्ट है, सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले राष्ट्र, जो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे अधिक कौन सा राष्ट्र करता है, तो वो है यूएसए अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है सबसे अधिक करता है और यूएसए के बाद चाइना का स्थान आता है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया का स्थान तीसरा है। तो दोस्तों देखिए, इंडिया का स्थान यहाँ पर तीसरा है, सर्वाधिक सैन्य खर्च मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया का तीसरा स्थान है और इंपोर्ट में जो हथियारों के आयात में भारत का जो स्थान है वो पहला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ये जो बना था ये 2011 में बना और ये है क्या चीज़? तो ये बेसिकली ट्राइलेटरल जो मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, यानी सामुद्रिक सुरक्षा संगठन है, ये है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। और इसके जो मेंबर हैं उसमें इंडिया आता है, इंडिया के बाद से श्रीलंका आता है और श्रीलंका के बाद से मालदीव आता है। तो देख लें, जैसा कि इसके मेंबर से ही जाहिर है कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, इसकी जो बैठक हुई यह बैठक मालदीव में हुई और ये जो बैठक है ये वर्चुअली हुई
ऑनलाइन हुई ये बैठक और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडिया की NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब फिर आते हैं हम लोग UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP एक रिपोर्ट जारी करती है जिसे कहते हैं फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। फ्रंटियर रिपोर्ट इसे कहते हैं। इस फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले जो 61 शहर है इसका आकलन किया गया और इसमें कहा गया कि भारत के जो 5 शहर हैं, मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली और जयपुर, जहां पर कि सर्वाधिक शोर है, इस शोर प्रदूषण वाले शहर में 5 जो है भारत के शहर को शामिल किया गया। और सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है वो ढाका में पाया गया। ढाका के बाद जो दूसरे स्थान पे तो शोर प्रदूषित शहरों का जो स्थान आया वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद के बाद से तीसरे स्थान पर मुरादाबाद। ये 3 सीरीज़ आप याद रखेंगे। सबसे पहला जो ध्वनि प्रदूषक शहर है वो ढाका है बांग्लादेश का, फिर दूसरा इस्लामाबाद और तीसरा मुरादाबाद। ये दोस्तों हो गया। अभी जो हमने यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम देखा था, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही गवर्निंग बॉडी है। और UNEP का निर्माण जो हुआ था, UNEP का जो निर्माण हुआ था वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सतत विकास पर यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक हुई जिसे हम लोग Rio 20 के नाम से भी जानते हैं। Rio 20 के नाम से जानते हैं। ये जून 2012 में हुई थी। वहाँ पर UNEP का निर्माण हुआ और इसकी बैठक जो UNEP की जो बैठक है वो साल में 2 बार होती है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस के 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ये 2030 तक, इस लक्ष्य को 2030 तक पाना है और ये बाध्यकारी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 जो गोल्स हैं, 17 जो लक्ष्य हैं, क्या यह बाध्यकारी हैं? तो नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है। और इस लक्ष्य को पाने का जो समय है, इस लक्ष्य को जो पाने का समय है वो है 2030 तक। इंडिया भी इसमें काफ़ी प्रयासरत है और कई लक्ष्य को इंडिया ने पा भी लिया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए इंडिया ने कई प्रकार के प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं और उस इनिशिएटिव में इंडिया आगे बढ़ रही है। तो ये 17 लक्ष्य इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी बनी रहती है। तो ये 17 लक्ष्य क्या है, एक सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो। इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। उसके बाद से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया है। दोस्तों QEGE आपको आसानी से याद रहेगा, इसीलिए हमने इसके शॉर्ट फॉर्म को, निमोनिक्स जिसको कहते हैं, उसको मैंने डाला है क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी। CWS, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जो जल है इसके बारे में बात की जा रही है। ACE, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। EG अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। III, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। RE अर्थात रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता को ख़त्म करना। SCC, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। RCP, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और CA, क्लाइमेट एक्शन। और LBW, लाइफ बिलो वाटर। और एक है यहाँ पे लाइफ ऑन लैंड। और जो 16वां है वो PJ है, पीस एंड जस्टिस। और 17वां है पार्टिसिपेशन फॉर गोल्स। इसको याद करने के क्रम में ये जो सीरियल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले नंबर पे कौन सा गोल है, तीसरे नंबर पे कौन सा गोल है, 7वें नंबर पे कौन सा गोल है, इसको सीरियल में याद रखना रहता है। कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है सामान्यतः कि यूनाइटेड नेशन के 17वें गोल में से जो 9वां गोल है वो कौन सा है, इसलिए सीरियल में याद रखना है आपको। इस वजह से ये निमोनिक्स आपको याद रखने में काफ़ी सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक। ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इस
सूचकांक में सबसे जो टॉप स्थान पे, सबसे पहले स्थान पे रहा है वो है गुजरात। गुजरात में जो निर्यात या एक्सपोर्ट की जो फैसिलिटी है गुजरात सरकार वो सबसे अधिक देती है। यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता है, यहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चूँकि ये कोस्टल एरिया में भी पड़ता है इसीलिए। महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। और अगर बिहार की बात की जाए निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का स्थान कितना है, 22वां स्थान है। यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का सबसे पहला स्थान है, उसके बाद से चंडीगढ़ का दूसरा स्थान है। दोस्तों टॉप 10 में जितने भी निर्यात तत्परता सूचकांक में अच्छे निर्यात वाले जो राज्य हैं उसमें जो 6 तटीय राज्य को शामिल किया गया है। ये काफ़ी ऑब्वियस सा भी है क्योंकि जितने भी कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया में सामान्यतः एक्सपोर्ट जो है काफ़ी अधिक होता है, इसलिए 6 तटीय राज्य को शामिल किया गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक है इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी यह सूचकांक तैयार करने के क्रम में किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, किन किन क्राइटेरिया को ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से पिलर्स हैं, कौन कौन से स्तंभ हैं। तो ये 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला तो है कि पॉलिसी, यानी जो राज्य एक्सपोर्ट को लेकर उसकी पॉलिसी किस प्रकार की है, वो कैसे अपने बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी देता है। वो टैक्स रिबेट के रूप में हो सकता है या अन्य किसी प्रकार की जो इंसेंटिव है उसके रूप में हो सकता है। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए वहाँ वातावरण किस प्रकार का है, इसको भी काउंट किया जाता है। फिर है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे किस तरह का परिवेश है। और फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी अगर एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छे ढंग का, निर्यात करने के लिए अच्छे ढंग का वातावरण, अच्छे ढंग का इकोसिस्टम अगर वहाँ की सरकार दे देती है, वहाँ पर एक्सपोर्ट किस प्रकार का होता है, एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं भारत के विदेशी मुद्रा कोष, यानी जो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो कितना है। ये मार्च 2022 का डाटा है। मार्च 2022 के अनुसार 617 अरब डॉलर भारत में फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार। आपको इसमें यह भी याद रखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में किस किस जो है सो आइटम्स को काउंट करते हैं। तो दोस्तों इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में आता है गोल्ड, एक एसडीआर आता है। इसके अलावा जो रिजर्व ट्रेंच है, जो आईएमएफ के साथ जो प्रतिभूति या पैसा रखते हैं वो आता है इसमें। इन सारी चीज़ों को मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार बनते हैं। मार्च 2022 का डेटा है, 617 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है भारत के पास। ये समय के साथ चेंज होता रहेगा, जिस तरह से ये अपडेट होगा, ये जो डेटा है ये अपडेट होगा, ये मैं आपको बताते जाऊंगा। तो अभी के लिए जो मार्च 2022 रिसेंट का डाटा है वो है 617 अरब डॉलर। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं सोलर एविएशन ईंधन प्रयोग करने वाली पहली जो एयरलाइन कंपनी है वो कौन सी है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। फैक्चुअल है, याद रखेंगे, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। फिर आता है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो किस नदी पर निर्माणाधीन है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो चेनाब नदी पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, सिंधु आयोग की बैठक हुई थी और वो हुई थी इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद के बारे में हमने एक चीज़ और देखी, इस्लामाबाद पूरे विश्व में दूसरा, ढाका के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा शोर प्रदूषित शहर है। और चेनाब के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है और सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी में आता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो ये चेनाब जो है यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक और फैक्ट आपको मैं बता दूं कि एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है क्वार। ये जो जल विद्युत परियोजना है ये भी चेनाब नदी के ऊपर बन रही है, चेनाब नदी के ऊपर बन रही है।
फिर आते हैं हम लोग हेलिना। ये हेलिना क्या है? तो हेलिना दोस्तों यह स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइल है, टैंक को टारगेट करने वाला मिसाइल है, और इसका जो परीक्षण है ये पोखरण में किया गया। और इसे किया किसने? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पोखरण में परीक्षण किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS बागीर और वागशीर, ये 6 स्कॉर्पिन सीरीज की पनडुब्बी हैं। ये 6 स्कॉर्पिन सीरीज की पनडुब्बी है, और जो निर्माण हुआ है ये सारे, इन सारों कमीशन कर दिया गया है। इन सारे को अभी 6 को 1 by 1 जो है सो कमीशन कर दिया गया। और ये जो पनडुब्बी है इसको किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसको जो बनाया गया था वो फ्रांस की नौसैनिक कंपनी DCNS के सहयोग से बनाया गया था। कौन से एग्रीमेंट के तहत? तो TTA टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के तहत इस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया। ये जानने वाली बात है। और दूसरी जानने वाली बात ये है कि ये अभी फुल्ली कमीशन करके शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब हम अपने अगले सेशन में इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।